हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आंसर का सेशन आज होने वाला है। चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। तो जिन बच्चों ने इससे पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं देखा है तो वो जाकर के जरूर देखिएगा। उस सभी वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज जो हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं। कौन कौन से करने वाले हैं? लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने इसमें बताया है कि कौन से क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछे गए हैं। मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर राजस्थान बोर्ड का है, सर यूपी बोर्ड का है या नहीं है। तो यह देखिए किस किस बोर्ड के लिए है। बिहार बोर्ड के लिए तो है ही, उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड और बहुत सारे बोर्ड हैं जहां पर हिंदी माध्यम की पढ़ाई हो रही है। ठीक है, और जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं उस सभी बोर्ड के बच्चों के लिए सामान्य रूप से यह सेशन बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप तो देखिए ही, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत हैरानी होती है, बहुत दुख होता है कि इतना ज्यादा एफर्ट लगाने के बावजूद भी आप लोग शेयर नहीं करते सेशन को। इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर बहुत कम करते हैं आप लोग। एक बार शेड्यूल की बात कर लेते हैं तो कौन से दिन कौन सी क्लास होती है। एक दिन पॉलिटी और एक दिन ज्योग्राफी हो रही है, यानी कि अल्टरनेट दे करके क्लास हो रही है। आज जो है फ्राइडे है तो इसके हिसाब से ज्योग्राफी की क्लास होगी। ज्योग्राफी की आज क्लास होने वाली है। और आज क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है इसका सेशन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2019 में पूछा गया है कि प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यह सिर्फ बिहार बोर्ड में पूछा गया है ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, झारखंड का बोर्ड है। इस सब बोर्ड में अलग अलग समय पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे सिर्फ ईयर लिखा, सिर्फ मैंने वर्ष लिखा, ये मैंने नहीं बताया है कि किस बोर्ड में पूछा गया है। आप ये मानकर चलिए कि ये सब कॉमन क्वेश्चन है और किसी भी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अगर पहले पूछे गए हैं तो बाद में भी किसी भी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि हिंदी माध्यम के होने चाहिए, वह बोर्ड या विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक क्रियाएं क्या है? वह सभी क्रियाएं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों से हो सकती है। यानी कि वैसे संसाधन दो जो पर्यावरण में पहले से मौजूद है, मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है या निर्मित नहीं किया गया है, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे आखेट, अगर शिकार किया जाता है किसी पशु का तो वो प्रकृति में पहले से मौजूद है। भोजन संग्रह यानी कि कंदमूल, पेड़ पौधे पहले से मौजूद है। कृषि करना, कृषि भी जमीन पे होती है। लकड़ी काटना, लकड़ी मौजूद है। मछली पकड़ना, खनन, पशुचारण, ये सभी जो है क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा और आपको इतना लिखना है। ठीक है, इतना लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम बताइए, और यह भी 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 में यह पूछा गया है। तो रोपण कृषि के बारे में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे उन 4 फसलों के नाम है कॉफी, कोको, कपास और गन्ना। ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया है। और 2 नंबर के सामान्यतः जो क्वेश्चन होते हैं वो 40 से 60 शब्दों में कहता है लिखने के लिए। कितने शब्दों में? 40 से 60 शब्दों में कहता है लिखने के लिए। तो 40 से 60 शब्द तो यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे ना। इसलिए अपने आंसर को थोड़ा सा बेहतर रिप्रेजेंट करने के लिए, थोड़ा सा बेहतर दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट में लिखने वाले हैं। ABCD करके लिख सकते हैं आप लोग, क ख ग घ लिख सकते हैं, स्टार बना के, हैश बना के, एरो बना के, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिखिएगा ताकि ज्यादा बेटर लगे देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2019 में पूछा गया। और मैं बार बार कहता हूं कि जरूरी नहीं कि एक ही बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया हो सकता है कि अभी तक जो ये तीसरा क्वेश्चन है इसमें से कुछ बिहार बोर्ड में पूछा गया हो, कुछ झारखंड बोर्ड में, कुछ राजस्थान बोर्ड में, कुछ अन्य बोर्ड में पूछा गया हो। तो इसलिए मैंने उनके नाम यहाँ पे नहीं दिए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे गहन निर्वाह कृषि की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में।
कृषि उत्पाद जो है जनरली सामान्यतः बाजार में बेचने के लिए यहाँ पे कृषि की पैदावार नहीं होती, का उत्पाद नहीं किया जाता। क्यों इसमें जो नहीं किया जाता, और इसमें किया क्या जाता है कि इतना ही पैदावार किया जाता है जिससे जो कृषक का परिवार है इसका भरण पोषण हो सके, इसकी जो फसल की जरूरतें हैं यह पूरी हो सके। कृषि उत्पाद में अधिशेष यानी जो अतिरिक्त होता है ये लगभग नहीं बचता है। कृषक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि जो किसान होते हैं जो खेती करते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रकार के फसल को उपजाते हैं, जैसे कि अनाज, तिलहन, दलहन, ये सभी फसल को उपजाते हैं वो खुद ही, और इससे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन जो है आंसर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता हो और मैं रिप्लाई भी करता हूं। अगर आप जा करके देखेंगे प्रीवियस वीडियो पे जहां जहां आपने कमेंट किया है, मैंने उसका जो भी उचित कमेंट है मैंने उसका जवाब जरूर दिया है, तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह कृषि की दो विशेषताओं। अभी हमने देखा गहन निर्वाह कृषि, अभी हम लोग देखते हैं जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है। जीवन निर्वाह कृषि की जो दो विशेषताएं हैं ये कौन कौन सी है? कृषि जमीन जो है छोटे से भाग पर, कृषि जमीन के छोटे से भाग पर की जाती है, और जनरली जो है पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है जो लकड़ी के बने होते हैं। जैसे कुदाल हो गया, जैसे फावड़ा हो गया, इस सब का प्रयोग किया जाता है। वनों को काटा जाता है और जलाया जाता है इसमें, और जो राख की परत होती है यह उर्वरक का कार्य करती है। बस दो ही विशेषताएं लिखनी थी, इसलिए सिर्फ दो ही विशेषताएं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करिए। रोपण कृषि की विशेषताओं का, और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। कितने नंबर वाले हैं? 5 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2020 और 2023 में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा। रोपण कृषि, ठीक है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि या वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जिसमें चाय, कहवा, कहवा यानी कि कॉफी, कहवा यानी कि कॉफी, काजू, रबर, केला, कपास, नारियल एटसेट्रा यानी इत्यादि फसल की पैदावार की जाती है। ये सब फसलें उपजाई जाती है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें रोपण कृषि के बारे में, फिर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा कट रहा होगा मेरे पिक्चर की वजह से, तो मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। रोपण कृषि की जो विशेषताएं हैं, रोपण कृषि की जो विशेषताएं हैं ये निम्नलिखित है। जैसे यह एक फसली व्यापारिक फसल है, कहने का अर्थ है कि एक बार पौधे को लगाया जाता है और उस पौधे से कई वर्षों तक फसल का जो उत्पादन है यह प्राप्त किया जाता है। इसमें जो है बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है, यानी कि रोपण कृषि में बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़े क्षेत्र में कृषि की जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र में कृषि की जाएगी, इस वजह से अधिक पूंजी चाहिए, उच्च प्रबंधन चाहिए, मतलब जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं, जो तकनीकी है, जो नॉलेज है, जो प्रौद्योगिकी है, ये भी अच्छी चाहिए, और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। बागानों को कारखानों तथा बाजारों से जोड़ने के लिए जहां पे कृषि की जाती है, चाय, कॉफी, कपास, कहवा इत्यादि जो उपजाया जाता है, इसको कारखानों और बाजारों से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ जो है सस्ता और कुशल श्रम मिल जाता है जो स्थानीय लोगों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, यानी जो स्थानीय लोग हैं वही श्रम में यहाँ पे वही अपना श्रम करते हैं, वही लोग बागानों में काम करते हैं, इसलिए जो श्रम होता है ये सस्ता हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन, जिसको वाणिज्य पशुधन पालन भी कहा जाता है, इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है और 5 नंबर में है। कितने नंबर में है? 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 5 नंबर वाले ये दोनों क्वेश्चन है। अब हम लोग इसमें डिफरेंट देखते हैं। पहले एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन में जो अंतर है
यह निम्नलिखित है, या इसके स्थान पर आप एक और शब्द का यूज कर सकते हैं जिसको हम अग्रलिखित कहते हैं, जिसको हम अग्रलिखित कहते हैं। जनरली निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप अग्रलिखित भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें डिफरेंट देखते हैं क्या क्या है। इसमें भी मैं खुद को हाइड कर रहा हूं, इसमें भी हम डिफरेंट देखते हैं क्या क्या है। यह जो है, यह जो है प्राचीन जीवन निर्वाहक व्यवसाय, यानी कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, जो प्रमुख रूप से मानवीय श्रम प्रधान होता है, यानी कि लोग फिजिकली जाकर वहां पे वर्क करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर व्यापारिक पशुपालन की बात करें तो यह व्यावसायिक, यह एक व्यवसाय है जो प्रमुख रूप से पूंजी प्रधान होता है, यानी कि पैसे की ज्यादा लागत होती है यहाँ पे, और यहाँ पे श्रम की ज्यादा लागत होती है, लेबर ज्यादा लगता है यहाँ पे। ठीक, इसमें जो है चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण में जो पशु उत्पादों का अधिकांश भाग पशुपालक जो होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, इनके ही द्वारा अपने जीवन यापन के लिए उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन वहीं व्यापारिक पशुपालन में क्या होता है कि जो भी पशु के उत्पाद हैं, इसका अधिकांश भाग को क्या किया जाता है, खास करके बेचने के पर्पज से वैज्ञानिक ढंग से संसाधित कर और उसको डिब्बे में पैक कर दिया जाता है, ताकि उसको बाजारों में बेचा जा सके और इससे आय की प्राप्ति हो सके, क्योंकि यह पूंजी प्रधान है। क्या है यह? पूंजी प्रधान है। यहाँ पे जो होता है, जो पशु होते हैं उसके चारागाह के लिए और उसकी पानी के लिए जो पशुपालक होते हैं, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं एक निश्चित क्षेत्र में। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं व्यापारिक पशुपालन की, तो इसमें इस तरह की बातें नहीं होती है। यह व्यवस्थित कार्य होता है, यह फर्म में किया जाता है। जो पशुपालन होता है इसमें, यह फर्म में किया जाता है, एक तरह से व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। चलवासी पशुचारण की बात करें तो इस व्यवसाय में एक साथ कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, मसलन भेड़ हो गया, बकरी कह सकते हैं, गाय हो गया, बैल हो गया, ये सब पाला जाता है। मुर्गी भी पाली जाती है, मुर्गी नहीं, मुर्गी जो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्थानांतरित होते रहते हैं। लेकिन वहीं पे व्यापारिक पशुपालन में एक समय में एक विशिष्ट पशु पाले जाते हैं, यानी कि एक ही प्रकार का पशु पाला जाता है। अगर गाय पाला जाएगा तो ज्यादातर गाय ही होगा, और अगर बकरी पाला जाएगा तो ज्यादातर बकरी ही होगा। चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि पशुओं का पालन परंपरागत विधियों से किया जाता है, यानी कि जो विधियां आदिकाल से चली आ रही है उन्हीं विधियों से किया जाता है, और जो ढंग होता है यह अव्यवस्थित होता है। लेकिन वहीं मैं बात करूं व्यापारिक पशुपालन की, तो यह पशुओं का पालन वैज्ञानिक आधार पे, नवीनतम आधार पे किया जाता है और बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से एक फार्म में किया जाता है। तो ये कुल 5 पॉइंट है, 5 नंबर में पूछे गए हैं, तो 5 पॉइंट आपका लिखना नेसेसरी है, कंपलसरी है। 5 पॉइंट से कम में मत लिखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामूहिक कृषि कैसे की जाती है, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इस सामूहिक कृषि कैसे की जाती है, और यह भी 2015 में और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। जब कृषकों का एक समूह जो होता है, यह अपने संसाधनों को एक साथ लाता है, अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन, श्रम और जो भी इसमें यंत्र वगैरह उपयोग होता है, ये सब मिला करके जो कृषि कार्य किए जाते हैं, इसे ही सामूहिक कृषि कहते हैं। संस्थागत कृषि जो सामूहिक कृषि है और जो सहकारी कृषि है, इसमें मैंने आपको अंतर बताया था अपने चैप्टर के अंतर्गत। हालांकि सहकारी कृषि के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत पूर्व सोवियत संघ में हुई थी। इस कृषि का आधारभूत सिद्धांत जो है कि सभी कृषक अपने संसाधनों को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं, और संसाधन के बारे में मैंने आपको बताया है कि भूमि, पशुधन और श्रम इत्यादि, ये सब कृषक के संसाधन हो जाते हैं जो सभी को मिला करके कार्य किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारी कृषि किसे कहते हैं? सहकारी कृषि किसे कहा जाता है? जब कृषकों का एक समूह जो है अपने कृषि से, अपने खेती से अधिक लाभ कमाने के लिए एक संस्था बना करके कृषि करेगा, एक संस्था बनाएगा और उसके माध्यम से कृषि करेगा, तो इसको सहकारी कृषि कहा जाएगा। ठीक है, इसको सहकारी कृषि कहा जाएगा। इसकी शुरुआत जो हुई थी एक आंदोलन के रूप में डेनमार्क, बेल्जियम, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड और स्वीडन में हुई थी, और सबसे अधिक सफलता इस कृषि को या इस आंदोलन को मिली थी
कहाँ पे? डेनमार्क में, जहाँ पे प्रत्येक कृषक जो है, प्रत्येक किसान जो है सहकारी संस्था का सदस्य है। प्रत्येक किसान सहकारी संस्था का सदस्य है, यहाँ पे कुछ और नहीं, सहकारी लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर है, यानी कि 2 नंबर वाले। जो 5 नंबर वाले होंगे मैं खुद ही आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खुद को हाइड कर रहा हूं। भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को लिखिए। भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को लिखिए। और यह भी पूछा गया है 2017 में और 2023 में। देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके आंसर की कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में जो भी कृषि की जाती है, जो भी खेती की जाती है, उसको भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। यह एक विशिष्ट प्रकार की व्यावसायिक कृषि है, ध्यान रखिएगा। यह एक विशिष्ट प्रकार की व्यावसायिक कृषि है जिसमें खट्टेदार रसदार फलों की कृषि की जाती है, जैसे कि अंगूर, जैतून, अंजीर, इस सब की खेती की जाती है। और मुख्यतः जो खेती की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है, जिसमें से उच्च श्रेणी के अंगूर का उपयोग उत्तम गुणवत्ता वाली मदिरा यानी कि शराब बनाने हेतु किया जाता है। क्या चीज? शराब बनाने हेतु किया जाता है। और वहीं जो निम्न श्रेणी की, जो निम्न गुणवत्ता के अंगूर है, उसका उपयोग मुनक्का और किशमिश बनाने में किया जाता है। तो आपको इतना लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है 2 नंबर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्तन दहन कृषि की व्याख्या व्याख्या करिए। क्या कह रहा है हमसे कि कर्तन दहन कृषि की व्याख्या करिए। कर्तन दहन आदिकालीन निर्वाह कृषि थी। ये मैंने आपको बताया था कि विभिन्न जगहों पर इसको विभिन्न विभिन्न नाम से जाना जाता है। वहीं आदिकालीन निर्वाह कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी भाग में करतन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भारत में इसको करतन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि में क्या होती है कि फसलों की पैदावार के लिए पहले वनों को या जंगलों को काटा जाता है, उसको साफ किया जाता है, फिर वहां पे कृषि की जाती है। और जब कृषि की पैदावार हो जाती है, जब फसल उपज हो जाता है, तो फसलों को काट लिया जाता है और उसके बाद जो अवशेष बचते हैं उसको जला दिया जाता है। और जो राख बचता है वह उसकी परत परत वहां पे उर्वरक का कार्य करती है। जो काटने का प्रोसेस, वनों को काटकर कृषि करने का प्रोसेस है, और कृषि से के बाद जो फसल की कटाई होती है और उसके बाद उसको जला दिया जाता है, जो बचे हुए अवशेष होते हैं। तो जो काटने और जलाने का प्रोसेस है, इसी वजह से इसको कर्तन दहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्तन दहन कहा जाता है। 3 से 5 वर्ष तक के लिए किसी एक जगह पर खेती की जाती है और उसके बाद नए क्षेत्रों में जाते हैं, और यह प्रक्रिया जो है फिर से दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। हालांकि इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति जो है यह कम होती चली जाती है। तो बस इतना ही लिखना है आपको कर्तन दहन कृषि में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और यह 2018 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूं कि ये जरूरी नहीं कि एक ही बोर्ड में पूछा गया हो, अलग अलग बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 2018 में बिहार में पूछा गया हो, 2020 में उत्तराखंड में पूछ लिया गया हो, 2020 में राजस्थान में पूछ लिया गया हो, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो देखिए लाइक जरूर कीजिएगा। मैं बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाता हूं आपके लिए। और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को। आप लोग शेयर नहीं करते, बहुत ही ज्यादा दुख होता है। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।